क्लास This call is now being recorded. आज हिंदी साहित्य का इतिहास BHDC 131 के अंतर्गत आज हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पुनः ये दूसरी क्लास है आप लोगों की। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, गीतकाल और आधुनिक काल, चारों कालखंडों को संक्षेप में बताते हुए आदिकाल के नामकरण की या उसके काल विभाजन की क्या क्या समस्याएं हैं और काल विभाजन को लेकर के विद्वानों के बीच क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, उसका समाधान किस तरह से विद्वानों को करना पड़ता है, इस पर चर्चा की थी। आज इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हम BSDC 131 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख रूप से आदिकाल पर बात करेंगे। तो आज के व्याख्यान का जो केंद्रीय विषय है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आदिकाल है। ठीक। और आदिकाल में आप लोगों ने जाना ही कि आदिकाल एक ऐसा कालखंड है जिसके नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच में काफी मतभेद रहा है और इन मतभेदों के पीछे जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से कारण हैं, किन कारणों से आदिकाल के नाम को लेकर के इतने सारे नाम हमारे सामने आते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आपका एक पुनरावलोकन कराते हुए आदिकाल का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल को संवत 1050 से 1375 के मध्य व्यवस्थित किया गया है। और इस 300-325 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, रचनाओं का विषय वस्तु क्या है और इसमें क्या प्रवेश था, क्या परिस्थितियां थी जिनको कहीं ना कहीं साहित्यकारों ने अपना विषय बनाया, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यदि कहीं पर आपको नहीं समझ में आता है या कुछ पूछना होता है तो क्लास के समापन के पहले या बीच में जब आप अपना क्वेश्चन इस पे छोड़िएगा, फिर हम उस पर बात भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हम सबसे पहले आपसे इसके काल विभाजन पर बात करते हैं कि इसके नामकरण को लेकर के, काल विभाजन को लेकर के क्या क्या स्थितियां रही हैं, विद्वानों ने क्या क्या इसके बारे में कहा है। तो जैसा कि विदित है, पहले भी हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है और उसका नामकरण है, उसको लेकर के विद्वानों के मध्य कई सारे विचार हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर जॉर्ज गियर्शन का है। जॉर्ज गियर्शन ने सबसे पहले इसके काल विभाजन करने का प्रयास किया था। उन्होंने करीब 11 उपसर्गों में इसका नामकरण किया है, जिनमें सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल को चारण काल की संज्ञा दी, जिसे 700 से लेकर के 1300 के मध्य इन्होंने व्यवस्थित किया। इसी प्रकार से 15वीं शती का जो धार्मिक पुनर्जागरण एक नाम दिया, जायसी की प्रेम कविता इन्होंने तीसरा अध्याय का नाम रखा। फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय या मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतकाल, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, और फिर इसके बाद नवा जो इन्होंने नामकरण किया इसका 18वीं शताब्दी रखा। इसी प्रकार से कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, इस तरह से 11 अध्यायों में इन्होंने आदिकाल को या उस समय के संपूर्ण साहित्य के इतिहास को इन्होंने व्यवस्थित किया। जॉर्ज गियर्शन ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चारण काल, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। चारण काल के अंतर्गत उन्होंने कुल 9 कवियों को इसमें रखा था, जिनमें मुख्य रूप से पुण्य कवि खुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र जगनिक, जोध और सारंगधर का इसमें विशेष रूप से उल्लेख होता है। गियर्शन ने अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन करने का प्रयास किया था और इसी आधार पर ही उन्होंने इसका नामकरण किया। इसी प्रकार से बच्चों, मिश्र बंधुओं का पूरा नाम आपको उनका पूरा नाम जानना चाहिए मिश्र बंधुओं का, कि उन्होंने गणेश बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे जो मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और मिश्र बंधु विनोद नामक उन्होंने एक बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। मिश्र बंधुओं ने भी काल विभाजन करने का प्रयास किया और मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसे आप लोग नोट करते हुए चल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इसे आदिकाल को ही प्रारंभिक काल की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि आदिकाल का जो
चूँकि प्रारंभ है हिंदी साहित्य का और इसका जो पहला नाम है वो प्रारंभिक काल रखना ही सर्वाधिक उचित होगा। प्रारंभिक काल को उन्होंने 2 उपवर्गों में बाँटा, जिसमें पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने 1700 से 1343 विक्रम संवत सुनिश्चित किया, और उत्तरारंभिक काल को उन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत तक बताया। दूसरा कालखंड उन्होंने माध्यमिक काल की संज्ञा दी, और माध्यमिक काल को भी उन्होंने दो उपसर्गों में बांटा। पहला उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल कहा और दूसरा उन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल की संज्ञा दी। पूर्व माध्यमिक काल की जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की वो 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को उन्होंने 1561 से 1680 विक्रम संवत तक बताया। इसी तरह तीसरा कालखंड जिसका नामकरण उन्होंने किया वो अलंकृत काल की संज्ञा दी। अलंकृत काल से अभिप्राय है रीत काल, और अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 उपभागों में बांटा, जिसमें पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल के अंतर्गत उन्होंने इसकी समय सीमा सुनिश्चित की 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तरालंकृत काल को उन्होंने 1791 से 1889 विक्रम संवत बताया। और अंतिम जो उन्होंने इसका नामकरण किया वो उन्होंने इसका परिवर्तन काल की संज्ञा दी, और परिवर्तन काल की जो उन्होंने समय सीमा बताई वो उसको भी अन्य कालखंडों की तरह 2 उपवर्गों में बांटा, और बांटते हुए फिर इन्होंने आगे सबसे अंतिम जो विभाजन किया वो वर्तमान काल, जिसे 1926 विक्रम संवत से अब तक उन्होंने बताया। तो इस तरह से डॉक्टर क्रिएशन के बाद विश्वबंधु ने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया, उसे विभाजित करके रखा हमारे सामने। इसी क्रम में फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आता है, जिन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में व्यवस्थित बताया। सबसे पहले उन्होंने नाम दिया आदिकाल और वीर गाथा काल, यानी कि उन्होंने भी प्रत्येक कालखंड का 2 नाम दिया। पहले आदिकाल, फिर उसी को उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा। दूसरा उन्होंने भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, और तीसरा उन्होंने रीत काल या उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी, और आधुनिक काल को उन्होंने आधुनिक काल स्वीकार किया करने के साथ साथ गद्य काल की संज्ञा दी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया, जो 1050 से लेकर और लगभग 1984 तक अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने उसका विभाजन करके रखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद उनका जो काल विभाजन है वो अलोकनीय है। उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया। सबसे पहले कालखंड का नाम उन्होंने संधि काल दिया। संधि काल को उन्होंने संवत 750 से 1000 ईस्वी तक बताया, और संधि काल के बाद उन्होंने चारण काल, दूसरे कालखंड का नाम चारण काल बताया, और चारण काल के बाद भक्ति काल, रीत काल, और रीत काल के बाद उन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने खास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद उनका अनुकरण किया। पूर्णतः उनको छोड़ करके उनके आगे के इतिहासकारों ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व जो इतिहास में काल विभाजन का प्रयास हुआ था वो वैज्ञानिक दृष्टि से या साहित्य की जो वास्तविक कसौटियां हैं उन पर उतनी खरी नहीं उतरती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास को एक नई गति मिलती इतिहास लेखन को, और उस ग्रंथ को आधार बना करके बहुतायत लोगों ने इतिहास ग्रंथ लिखा। इस संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन भी द्रष्टव्य है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के सर्वप्रथम कालखंड को आदिकाल की संज्ञा दी, जिसे 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक उन्होंने माना। दूसरा कालखंड उन्होंने पूर्व मध्यकाल बताया, तीसरा उत्तर मध्यकाल, और चौथा कालखंड उन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा से विभूषित किया। उन्होंने पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1600 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी तक,
और आधुनिक काल को 1857 से अब तक के रूप में विभक्त किया। इसी क्रम में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो संपादित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी काल विभाजन का प्रयास किया गया है। उस ग्रंथ का आप लोग अवलोकन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आचार्य डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक माना गया है। इसी प्रकार भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना गया है और रीत काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक बताया गया है। आधुनिक काल में उन्होंने कई काल विभाजन किए। सबसे पहले कालखंड का उन्होंने नाम दिया पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। और पुनर्जागरण काल के बाद उन्होंने जागरण काल की संज्ञा दी, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और जागरण काल के बाद छायावाद काल की संज्ञा दी। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और छायावाद के बाद प्रगतिवाद, या उनके इतिहास ग्रंथ में उसको छायावादोत्तर काव्य कह दिया गया है, जिसको 2 उपभागों में बांट दिया है उन्होंने। एक तो प्रगति काव्य, दूसरा प्रयोग काव्य या नवलेखन उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को थोड़ा पीछे तक 7वीं शती से बताने का उसमें प्रयास किया गया है। और द्विवेदी डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें अन्य लेखकों से अलग अलग विषयों पर उसके उस विषय के मर्मज्ञ से इतिहास लेखन करा करके और इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के रूप में संपादन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है और उसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो काफ़ी विद्वानों की अलग अलग राय उसके विषय में है। और इन तमाम तरह के मतांतर के दृष्टिगत होने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि उस समय तक उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण के उपरांत इस तरह की कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं बनाई जा सकी थी जिसके तहत ये कहा जा सकता हो कि यही एकमात्र सत्य हो। तो ये प्रारंभिक प्रयास रहा है इतिहासकारों का, जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों के विचार हमारे सामने आते हैं और इन विचारों से हम भली भांति इस बात से परिचित हो पाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जिस प्रकार से उन्होंने 7वीं शती के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीत काल को रखा और आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक उन्होंने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। पुनर्जागरण काल, जैसा कि हमने बताया कि भारतीय काल जिसे कहते हैं वो 1857 से 1900 तक माना गया है इस ग्रंथ में। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल उसका दूसरा नाम है, जिसे 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावादोत्तर में जैसा कि हमने बताया कि प्रगत प्रयोग को उन्होंने 1838 से 53 तक व्यवस्थित किया है और उसी का जो उपखंड बनाया है नवलेखन काल जिसे कहा है उसको 1953 ईस्वी से अब तक बताया है। इस संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी काफी महत्व हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी काफी महत्व का है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और उसकी समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण करते हुए उन्होंने अपभ्रंश काल संज्ञा दी। अपभ्रंश के ठीक बाद उन्होंने भक्ति काल का प्रारंभ माना और भक्ति काल की जो समय सीमा उन्होंने अपने ग्रंथ में बताई है वो 1400 से 1650 ईस्वी तक। तो और फिर अपभ्रंश काल, भक्ति काल और रीत काल। रीत काल उन्होंने 1650 से 1857 ईस्वी तक माना है और आधुनिक काल को उन्होंने 1857 से अब तक बताया है। तो इस तरह से जो नामकरण है वो चाहे डॉक्टर जॉर्ज गिरीशन हो या मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र अथवा डॉक्टर बच्चन के इतिहास ग्रंथों में कहीं न कहीं उसमें एक रूपता एक बड़े रूप में दिखाई देती है। सबने आदिकाल को अधिक से अधिक प्रारंभिक काल, आरंभिक काल या
अपभ्रंश काल, इन्हीं सब संज्ञाओं से विभूषित किया है। एकमात्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे हैं जिन्होंने उसको वीर गाथा काल की संज्ञा दी। हालांकि उन्हीं के अनुकरण पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच इतने सारे मतभेद हमारे सामने आते हैं, और हमें इनको केवल इन मतभेदों के बारे में केवल जानकारी रखना है। बस ये जानना जरूरी है कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल के नाम को लेकर के अपना क्या क्या सुझाव दिया है। क्योंकि जो प्रश्न आता है चाहे टीजीटी, पीजीटी या नेट की परीक्षाओं में, और विशेष रूप से आपको जो स्नातक स्तर की परीक्षा देनी है उसमें भी, तो नामकरण और उसके काल विभाजन संबंधी विचारों पर अपना मत व्यक्त करिए या उस पर प्रकाश डालिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उनका हल करना आपके लिए आसान हो जाता है यदि आप अलग अलग विद्वानों के जो मत है, उनके जो विचार और दृष्टिकोण है, उनसे आप अवगत हो। तो आपको इन बातों को कंठस्थ करना आवश्यक है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक आदिकाल माना है, कब से कब तक भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल माना है, या डॉक्टर गिरियर्सन ने काल विभाजन आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है, किन किन नामों से उन्होंने रीतकाल को क्या नाम की संज्ञा दी, या भक्तिकाल को अगर उनके काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो क्या नाम दिया है, या डॉक्टर बच्चन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, कब से कब तक माना है। तो इनके अलग अलग विश्लेषण को, अलग अलग नामकरण को यदि हम पढ़ेंगे तो उसे अपनी एक अवधारणा उसी आदिकाल के संदर्भ में बन सकती है, बन जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हुआ नामकरण की समस्या। अब अगर हम इसके मतलब समय सीमा की बात हो गई, नामकरण के साथ साथ उसकी समय सीमाएं लोगों ने क्या की थी, और एक दृष्टि हम इसके नामकरण पर यदि डालें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आदिकाल है उसका नाम चारण काल डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में दिया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी, और आप देखेंगे कि नाम के पीछे उसकी कहीं ना कहीं से उस समय के साहित्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो उस नाम में व्यक्त होती हैं। और किसी भी कालखंड का जो नाम का बहुत वैज्ञानिक आधार है वो यही होना चाहिए कि उस समय जो साहित्य उपलब्ध था, उस साहित्य में जो विद्यमान, जो उपस्थित उसमें प्रवृत्तियां थी, क्या उनको ध्यान में रख करके उस कालखंड का नामकरण किया गया है। यदि उपलब्ध साहित्य के आधार पर किसी कालखंड का हम नामकरण करते हैं तो निश्चित रूप से वह नामकरण बहुत उपयुक्त होगा। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी, और इसी प्रकार से डॉक्टर गिरियर्सन के अलावा प्रारंभिक काल डॉक्टर मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। तो एक नाम आपने देखा कि चारण काल, दूसरा नाम इसका नामकरण होता है प्रारंभिक काल के रूप में, और तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नामकरण आता है बीज वपन काल। और इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी। राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी। यानी कि उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन के चारण काल को चारण काल तो स्वीकार किया, पर उसमें उन्होंने संधि और जोड़ दिया। मतलब एक ऐसा दौर था जब किसी मूल प्रवृत्ति पूरी तरह से स्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं आ रही थी, और उनको लगता था कि कुछ एक नई विचारधारा यहाँ से शुरू हो रही है, एक नया साहित्य, एक नई तरह की रचना यहाँ से की जा रही है, और उसके पूर्व में दोनों के बीच का वो एक तरह से शून्य काल की स्थिति थी। तो उन्होंने इसको संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी। चारण काल, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो आदिकालीन कवि हैं वो किसी न किसी राजा महाराजा के दरबार में रहते थे और वहां रह करके ही रचनाएं करते थे। और निश्चित रूप से जिसके शरण में रह करके एक साहित्यकार अपनी जीविका चलाता हो, अपने परिवार का भरण पोषण करता हो, तो उसके प्रति उसका झुकाव या उसके विषय में विवाद कहने की उसकी स्थिति नहीं रहती है। वो उससे प्रभावित होकर के ही साहित्य रचना करता था। इसीलिए उसमें अतिशयोक्त प्रशंसा की तमाम उद्धरण उसमें काव्य में आपको दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने तो इसे आदिकाल कहा ही था। आदि मतलब प्रारंभिक काल।
उसका भी जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो एक तरह से हिंदी का प्रारंभिक काल का ही था, और सुमन राजे ने इसे आधार काल की संज्ञा दी। तो आदिकाल एक ऐसा कालखंड है जिसके विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। ऐसा जब भी कोई नया कार्य किया जाता है या किसी नई तरह के युग की शुरुआत होती है, नई तरह की प्रवृत्ति की शुरुआत होती है, तो उसमें बहुत सारे मत मतांतर हमारे सामने आते हैं। हमें केवल इनका अध्ययन करना है, इनको बस ये एक बार देख लेना है कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि कौन सा आ, आ, मतलब नाम, जैसे अन्य कालखंडों का आदिकाल के अलावा एक रीत कालखंड ऐसा है जिसमें नामकरण को लेकर के उसमें भी विद्वानों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं, जबकि भक्ति काल के विषय में या आधुनिक काल के विषय में अधिक नाम नहीं मिलते हैं, एक दो नामों को छोड़ करके। अब इसमें डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन ने, आप जैसा कि उन्होंने आदिकाल के लिए चारण काल का नाम सुझाया था, उसी प्रकार से डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन ने रीत काल को उन्होंने रीत काव्य की संज्ञा दी। यानी कि जो रीत काव्य आप लोग रीत काल जिसे आप कहते हैं उसको उन्होंने रीत काव्य कहा। मिश्र बंधुओं ने इसी रीत काव्य को उन्होंने अलंकृत काल की संज्ञा दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीत काल कहा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहां आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था, वहीं रीत काल को उन्होंने रीत काल कहा। किंतु वहीं पर मिश्र बंधुओं ने उसे अलंकृत काल की संज्ञा दी, यानी कि जिसमें बहुत अलंकरण को महत्व दिया जाता था, श्रृंगार परक रचनाओं को महत्व दिया जाता था। या डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन ने जिसे रीत काव्य कहा, जो पारंपरिक तरीके से काव्य रचना होती थी, उसकी उन्होंने रीत काव्य रचना का एक नाम दिया उन्होंने। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसमें श्रृंगारिक रचनाओं को आधार बना करके इसको श्रृंगार काल कहा, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कला काल की संज्ञा दी कि इसमें कहीं ना कहीं से बड़ी कलात्मक काव्य रचनाएं हमारे सामने आती हैं, इसलिए इसको कला काल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो हम देखते हैं कि आदिकाल के बाद केवल रीत काल ही ऐसा कालखंड है जिसमें नाम को लेकर के हमें कई मतभेद दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भी अगर गोविंद त्रिगुणायक हुए या महेंद्र नाथ हुए या उदय नारायण तिवारी जी हुए, इन लोगों ने भी सामूहिक दृष्टि से एक काल विभाजन किया है जो हमारे लिए अवलोकनीय है। इन्होंने पृष्ठभूमि को अवहट्ट काल की संज्ञा दी, और उसके बाद उन्मेष काल के रूप में इन्होंने काल विभाजन किया। फिर पूर्व भाग और उत्तर भाग में इन्होंने खड़ी बोली काव्य दिया, और पूर्व भाग में इन्होंने ब्रज भाषा काव्य की संज्ञा दी। इसी प्रकार से उन्मेष काल के अंतर्गत इन्होंने पुरानी ब्रजी या भाषा ब्रजबुली या कौरों या खड़ी बोली, अवधि काव्य इत्यादि कालखंड का नाम दिया। तो इस तरह से हमें बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हमें पता चलते हैं, उनके नामकरण को लेकर के, उनकी समय सीमा को लेकर के। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नाम उसका क्या रखा जाए, यह सब कुछ साहित्य पर ही निर्भर करता है, और साहित्य भी कौन सा, जो उस समय का उपलब्ध साहित्य था। तो आदिकाल में आप समझते ही कि आदिकाल में जिस तरह आज प्रकाशन की व्यवस्था है, इतनी आसानी से हमें पुस्तकें प्राप्त हो जाती है या हम अपनी कोई रचना प्रकाशित करा लेते हैं, उस समय इसकी उपलब्धता नहीं थी। और यही कारण था कि तमाम तरह की अनुपलब्धता के चलते हमें उस समय का साहित्य उस रूप में प्राप्त नहीं होता था जिस रूप में वो लिखा गया था, जिस भरपूर संख्या में उपलब्ध था। तो धीरे धीरे वो साहित्य जैसे जैसे मिलता गया, वैसे वैसे नए नए विचार, नए नए मापदंड निर्धारित होते गए। तो ये तो आदिकाल की तमाम जो उसके नामकरण और उसके समय सीमा को लेकर के चुनौतियां हैं। तो आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य भी काफी लिखा गया, और अपभ्रंश साहित्य के साथ साथ सिद्ध साहित्य में हमने आपको बताया था कल की ही व्याख्यान में कि सरफा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सिद्ध साहित्य के वो प्रवर्तक कवि हैं। उनके कई नाम साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे ब्रोज वज्र हुआ, राहुल भद्र हुआ, वो इन नामों से भी जाने जाते हैं। और इनमें सबसे पहले सरापाद ही हैं, सरापाद को ही सरापा भी कहते हैं।
सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा था, वो हिंदी में सिद्ध साहित्य के रूप में वही जाना जाता है। और वज्रयान का जो केंद्र था वो श्री पर्वत पर रहा था, और सहजानियों को की जो भाषा थी वो संध्या भाषा कहलाती थी। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का जो अर्थ बताया है बच्चों, वह एक ऐसी भाषा से बताया है कि जिसमें प्रकाश और अंधकार का मिश्रण हो, ज्ञान के आलोक में उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हूँ। ऐसी रचना को संध्या भाषा के नाम से विभूषित किया। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का जो अर्थ है उसको अभिषंद कहा या अभिप्रायुक्त वाणी बताया। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा, जिससे आगे चल करके वो संध्या हो गया होगा। तो इस प्रकार से हाँ, कोई बात नहीं, कॉल आ गई तो उससे व्यवधान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो सिद्धियों की भाषा रही है वो संध्या भाषा के रूप में जानी जाती थी। संध्या भाषा में ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर बहुत महत्व रखता है। ये 14वीं शताब्दी का मैथिल ग्रंथ में के रूप में लिखा गया, जिसमें 84 सिद्धों का नाम बताया गया है। सहज यानियों में संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी काफी पड़ा, और जो उलटवासियां हमें दिखाई देती हैं उसके लिखने की शुरुआत भी सबसे पहले वहीं से हुई। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरापात का समय 769 ईस्वी बताया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरापात का समय इनसे भिन्न बताया है, और इनके लोग बताते हैं कि दोहा कोश इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन इनके ग्रंथों की संख्या विद्वानों के द्वारा करीब 32 बताई गई है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित जो बौद्ध गान वो दोहा है, उसमें सरापाद और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया गया है। बौद्ध गान वो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की जो भाषा है वो प्राचीन बंगला कही गई है उसे। दोहा कोश का संपादन आगे चल करके डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। तो आपके लिए ये जानना आवश्यक है, दोहा कोश में चूंकि उनकी रचनाओं, समग्र रचनाओं का संकलन है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र जी ने किया था, और इसमें सरापात के साथ साथ कनापा और तिल्लोपा इनके भी दोहे संग्रहित हैं दोहा कोश में। सरापा के विषय में डॉक्टर बच्चन ने लिखा है कि जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किया है वो सरापा के ही काव्य में दिखाई देता है। तो यानी कि वहाँ तात्कालिक परिवेश को लेकर के, उस समय की सामाजिक स्थितियों को लेकर के, या सामाजिक जो तमाम विभेद था, अंतर था विद्यमान समाज में, उसको लेकर के इनके काव्य में एक आक्रोश दिखाई देता है। इसकी जो पहली अभिव्यक्ति है वो सरापा में दिखाई देती है। बच्चों, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया था। अद्वैय वज्र और मुनिदत्त को इसका श्रेय जाता है कि जो संध्या भाषा का अन्वेषण हुआ, जो खोज हुआ या नामकरण हुआ, उसे मुनिदत्त जी ने दिया, और उन्हीं के साथ अद्वैय वज्र का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। सरापा के शिष्य थे और लुईपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाप पड़ा। तो इनके साहित्य में आपको चर्यापद के गीत मिलेंगे। सबरपा के चर्यापद काफी प्रसिद्ध रहे अपने समय में, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत था। चर्यापद संध्या भाषा में दृष्टकूट में लिखी गई रचनाएं होती थी, जिसके दोहरे अर्थ निकलते थे। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई थी और चर्यापदों की अवट भाषा में हुई थी। ये जानना बच्चों आपके लिए आवश्यक है कि चर्यापदों की जो रचना है वो दो भाषाओं में हुई थी, जिसमें आप देखेंगे कि अवट भाषा का प्रयोग उसमें मिलता है, और अवट के साथ साथ इसमें अब जो परिनिष्ठित अपभ्रंश थी उस समय की, उसमें भी हमें सिद्ध साहित्य में दोहा कोश में संकलित रचनाएं दिखाई देती हैं। सिद्धों और दोहा या चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया आगे चलकर। तो इस तरह से
सिद्धों का जो साहित्य है वो अपने समय में आगे चल के साहित्यकारों पर उसका काफी प्रभाव पड़ा। इनमें 84 सिद्धों में लुइपा का भी नाम आता है और लुइपा का स्थान काफी ऊंचा माना गया है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारकचा और उनके मंत्री डेंगोपा इनके शिष्य बन गए थे। डोम्भिपा का नाम भी इस विषय में लिया जाता है। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था और इन्होंने करीब 21 रचनाएं की थी, जिनमें प्रमुख रचनाओं में जैसे डोम्बी गीतिका है, योगचर्या है या अक्षर द्विकोपदेश आदि ग्रंथ इनके काफी प्रसिद्ध रहे हैं। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। कनापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और इनके और सबसे बड़े कवि थे। और कनपा का जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनके विषय में राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि कनपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। उनके समकक्ष शायद ही दूसरा कोई सिद्ध कवियों में रहा हो। तो कनपा बिहार के सोमपुरी के रहने वाले थे और जलंधरपा को अपना गुरु मानते थे। तो ये जो संपूर्ण सिद्ध साहित्य है उसमें इन 84 सिद्धों में से सिद्धों का जो विपुल साहित्य है वो हिंदी साहित्य के लिए बड़ा महत्व रखता है। और सिद्ध साहित्य के साथ साथ आदिकाल में बच्चों जैन साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी भाषा के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। राम काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिप दारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका जो समय बताया है 905 ईस्वी के करीब बताया है। रिप दारण राम संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें जो अभिनय, नृत्य हुआ या गान हुआ या तीनों तत्वों का मिश्रण दृष्टिगत होता है। जैन कवियों में जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। तो बच्चों उपदेश रसायन रास इसे आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये अपभ्रंश में लिखा गया वह सर्वप्रथम ग्रंथ है जो रास साहित्य के अंतर्गत अपना पहला स्थान रखता है। अपभ्रंश भाषा का यदि हम दूसरे रास ग्रंथ की बात करें तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है और पंच पांडव रचित रास ये एक ऐतिहासिक रास ग्रंथ है जिसका इसी के रूप में ज्यादा महत्व की ऐतिहासिक बिंदुओं को ध्यान में रख करके ये रचा गया था। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालभद्र शूर जी द्वितीय हैं और इसका रचनाकार करीब 1350 ईस्वी माना गया है। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा या गणपत चंद्र गुप्त शालभद्र शूर द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है इन विद्वानों ने। गणपत चंद्र गुप्त ने शालभद्र शूर को हिंदी का प्रथम कवि होने का भी गौरव प्रदान किया है। भरतेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है जिसे भरतेश्वर तथा बाहुबली के रूप में काफी चर्चित रही है और भरतेश्वर बाहुबली रास अपने समय की ये प्रसिद्ध रचना है जिसमें बताया जाता है 205 छंद हैं और एक तरह से सुंदर खंड काव्य जैसा है। और इसका जो संपादन किया है वो मुंजन विजय ने किया था। प्रसिद्ध एक जैन आचार्य देवसेन है जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी महत्वपूर्ण रचना है श्रावकाचार जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो श्रावकाचार देवसेन कृत जैन काव्य ग्रंथ है और डॉक्टर नगेंद्र इस ग्रंथ को रेखांकित करते हुए इसके महत्व को बताते हैं कि इसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानना चाहिए। इसी प्रकार देवसेन ने करीब 933 ईस्वी में जब श्रावकाचार लिखा था तो उस समय इसमें करीब 250 दोहे उसमें संकलित थे जिनमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया था। और देवसेन के अन्य ग्रंथों की यदि हम बात करें तो उसमें दर्शन सार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है और नवचक्र है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं इनके जो काफी महत्व रखते हैं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं इनके ग्रंथ। और उसमें भी विशेष रूप से जो इनका नय चक्र है, नय चक्र सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। नय चक्र को लघु नय चक्र
के नाम से भी जाना है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है उसमें, और उन्होंने बताया है कि जैनाभास, उन्होंने इसका नाम जैनाभास दिया है, जिसमें जैन धर्म की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने कई सारे मतों को उसमें उस मतों का उल्लेख किया है। बृहद ने चक्र की रचना देवसेन के एक शिष्य थे माइल धवल, जिन्होंने किया था, और वो भी देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध थे। बृहद नवचक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास था, और यह पहला ग्रंथ उन्होंने दोहाबंद में लिखा था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथाबंद भी लिखा। तो इस तरह से एक लंबी रचनाएं की गई जो जैन साहित्य की आदिकाल में। और अगर हम कुछ बहुत प्रमुख रचनाओं की बात करें जो पारंपरिक उस समय काफी चर्चा में रही हैं, तो उनमें राजशेखर सूरी नीमिनाथ फाग है, या धर्मसूरी का जम्बू स्वामी रासा है, और या सोमप्रभ सूर्य का कुमारपाल प्रतिबोध है। और इसके अलावा कुछ रचनाओं का नाम जैसे कनकामर मुनि द्वारा करकंड चर्य लिखा गया, जो काफी चर्चा में रहा। तो बहुत बड़ा साहित्य हमें जैन साहित्य का आदिकाल में प्राप्त होता है। कुछ इसमें फागु साहित्य भी हमें आदिकाल में उपलब्ध होता है। फागु साहित्य से अभिप्राय है कि जो रास परंपरा की ही नहीं बल्कि फागु काव्य परंपरा की जैन कवियों में काफी महत्व रहा था। और फागु शब्द के बारे में इसकी उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु या वसंत शब्द से हुआ। प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग में से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन काव्य जिनचंद सूर्य है। जिनचंद सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिनचंद सूर्य फागु, जो करीब 12 कई सारे गीतों का उसमें उल्लेख किया है उन्होंने। फागु काव्य का अर्थ होता है, अगर उसको हम खड़ी बोली में सीधा सीधा कहें तो वसंत ऋतु का काव्य इसे आप कह सकते हैं। तो फागु काव्य यानी कि वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूर्य में करीब 25 छंद हैं, जिसमें सिरथूल भद्र फागु काव्य का सर्वाधिक सुंदर काव्य माना जाता है। और श्री नेमिनाथ फागु की रचना भी उस समय राजशेखर सूरी ने किया था। तो इस तरह से जैन साहित्य में फागु काव्य हमें अच्छी संख्या में प्राप्त होता है। कई लोगों ने फागु काव्य उसमें लिखा था। बसंत विलास फागु करीब 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया। फागु साहित्य भी हमें जैन साहित्य के समानांतर ही प्राप्त होता है। जैन साहित्य के बाद हमें नाथ साहित्य भी आदिकाल में अवलोकनीय है। नाथ साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। नाथ साहित्य से का जो नाथ पंथ है बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान जो योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में बताया जाता है कि भक्त काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ के विषय में अपना विचार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध संत सिद्ध मार्ग या योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा उ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला जो योग मार्ग है गोरखनाथ ने उसे चलाया था, और गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। उनको प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ जी को। और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या उन्हीं को मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं। मत्स्येंद्रनाथ को सोमनाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोध तत्व और अवलोकितेश्वर के नाम से भी वो प्रसिद्ध रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राव सांस्कृत्याय ने गोरखनाथ का जो समय बताया है वो 845 ईस्वी से उन्होंने माना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी को 9वीं शती तक मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनका जो कालखंड है उसे 13वीं शताब्दी का बताते हैं। किंतु वहीं पर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। इस तरह से इनके गोरखनाथ के समय को लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उसमें मतभेद है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बल्कि लिखा भी है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी विद्यमान हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। किंतु पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, और उनके द्वारा जो संपादित गोरखबानी है उसको गोरखबानी का नाम दिया है। उन्होंने केवल 14 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना, अन्य ग्रंथों को उन्होंने बताया कि उनका लिखा हुआ नहीं है या उसमें कहीं ना कहीं प्रक्षिप्त अंश है। तो इस कारण से उन्होंने गोरखबानी नाम से उनके 14 ग्रंथों का संपादन किया है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख शब्द है, पद है, शिष्यादर्शन एक ग्रंथ है, प्राण संकली है, नरवय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, 15 तिथि सप्तवार, महेंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंच मात्रा इत्यादि ग्रंथों को इसमें संकलित किया गया है गोरखबानी में। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ भी काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि गोरख पंथ का जो आधार है वो उनके उस समय के रचनात्मक संकलित विचारों का ग्रंथ ही था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति उनका एक महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा में लिखा गया गोरखनाथ जी का ग्रंथ है। विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन इत्यादि नाम उन्होंने बताए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम उन्होंने सुझाया है, जिनमें से आप लोग परिचित होंगे कई नामों से, जिसमें ज्वालेंद्र नाथ काफी महत्वपूर्ण नाम है, या गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ इत्यादि। तो इस तरह से जो आदिनाथ का जो प्रवर्तक थे, परवर्ती संत थे, उनमें शिव का रूप उन्हें माना गया था। इस तरह से जो गोरख साहित्य है, जिनमें मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा माना गया है, और इनकी लिखी संस्कृत की जो रचना है वो काल ज्ञान निर्णय है, जिसे प्रबोध चंद्र बागाची ने संपादित किया था। तो इस तरह से आदिकालीन साहित्य में नाथों का सर्वाधिक, उनके साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा है। जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, ये तीनों साहित्य हमें भरपूर संख्या में उपलब्ध होते हैं, और हिंदी साहित्य के उत्थान में, हिंदी साहित्य के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन साहित्यों का आज भी बहुत महत्व है हमारी साहित्यिक दृष्टि से, और हिंदी ने काफ़ी कुछ इनसे अपने में इनमें से काफ़ी कुछ आत्मसात किया है। आगे कबीर हुए, कबीर जैसे युग प्रवर्तक विचारकों के जो काव्य भाव हैं, जो व्यक्ति हुई है, उनमें कहीं ना कहीं से इन साहित्यों का प्रभाव रखता है, प्रभाव दृष्टिगत होता है, परिलक्षित होता है उनके काव्य में। तो इसलिए आदिकाल का इस रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान समझा जाएगा कि भक्तकालीन साहित्य की जो पृष्ठभूमि है वो आदिकालीन साहित्य ही है। काफ़ी कुछ ऊर्जा, काफ़ी कुछ रचनात्मक मार्गदर्शन और वैचारिक मार्गदर्शन भक्तकालीन कवियों को आदिकालीन काव्य रचनाओं और उनके कवियों से प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनमें आप देखते हैं कि एक विपुल साहित्य हमारे सामने है, और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के अलावा आदिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य रासो साहित्य है। रासो साहित्य की जब तक चर्चा नहीं की जाए तब तक आदिकालीन साहित्य की
चर्चा पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि रासो साहित्य आदिकालीन साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और रासो साहित्य चंदवरदाई द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से आप सभी परिचित होंगे। और चंदवरदाई द्वारा रचित ये महाकाव्य उस समय का बहुत बड़ा महाकाव्य है। और इतना ही नहीं, इसमें जिस प्रकार से उन्होंने काव्य रचना की है और जिस तरह से काव्य की कसौटी पर ये काव्य खरा उतरता है, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो रासो साहित्य को जानना, रासो साहित्य के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण साहित्य में उपलब्ध है, ये आवश्यक है उसके बारे में समझना। तो रासो साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम अगर विचार उनका देखें, तो उन्होंने वीर गाथा काल के अंतर्गत इस रासो साहित्य को रखा है। इसका विवरण उन्होंने वीर गाथा काल के अंतर्गत व्यवस्थित करके और फिर उसको व्यक्त किया है। उनके अनुसार जो वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसको तो खैर उन्होंने बीसल देव रासो माना है। और विद्वानों ने रासो शब्द को लेकर के विभिन्न प्रकार के अपने अपने मत दिए हैं। और रासो शब्द का क्या अर्थ वास्तविक हो सकता है, इसका एक अवलोकन करना आवश्यक है बच्चों। तो सबसे पहले जैसे रासो का जो आशय है, वो अलग अलग विद्वानों के दृष्टिकोण में अलग अलग है। जैसे राजसूय माना है गारसा द तासी ने, जो फ्रेंच इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने इसको रासो से जो अर्थ निकाला है वो राजसूय निकाला है। उन्होंने रासो का अर्थ राजसूय बताया है। इसी प्रकार हरप्रसाद शास्त्री, नरोत्तम स्वामी या कविराज श्यामल दास इत्यादि ने इसे रहस्य रासक और राजयश की संज्ञा दी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने इसे रहस्य नाम दिया है कि रासो का मतलब है रहस्य या उसका शाब्दिक अर्थ रहस्य है। किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का जो मूल शब्द उसका बताया है, उन्होंने रसायन बताया है। उन्होंने कहा रसायन शब्द से ही रास या रासो शब्द बना है। किंतु नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है कि जो मूल शब्द है वो रास है और वही आगे चल करके रासो हो गया। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक कहा है। उसका मूल रूप जो था रासो शब्द का, वो रासक था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे राउस कहा है या रस की संज्ञा दी है। दशरथ शर्मा ने रासक, और माता प्रसाद गुप्त जो अपने समय के अच्छे आलोचक और विद्वान अन्वेषक हैं, उन्होंने कहा है कि रासो शब्द का जो उत्स है, जो उसका उद्भव हुआ है, वो रासक से हुआ है। किंतु आलोचक और इतिहासकार गणपत चंद्र गुप्त ने रासक की उत्पत्ति उन्होंने रास, फिर रासा, फिर रास, फिर रासो, यानी कि उन्होंने एक विकास क्रम के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि रासक जो मूल शब्द है रासो का, वो रासक है। रासक से आगे चलकर रास बना होगा, रास से फिर रासा बना होगा, फिर रास बना होगा, और फिर इसी क्रम में फिर रासो हो गया होगा। तो इस तरह से रासो शब्द को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। और इनमें रासो के अर्थ को लेकर के, मूल अर्थ को लेकर के काफी मतभेद है, या उसके कहाँ से रासो शब्द उत्पत्ति हुआ, उसकी उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अपने मत हैं। तो बच्चों, इनमें अगर हम रासो साहित्य की बात करें संक्षेप में, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यों में इसमें खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जसचंद्रिका, हमीर रासो, विजयपाल रासो और रणमल छंद, ये कुछ महत्वपूर्ण अपने समय के रासो ग्रंथ हैं। दलपत विजय का इसमें खुमार रासो है, जो काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो रासो काव्य के अंतर्गत आता है, खुमार रासो। और खुमार रासो के बाद बीसल देव रासो, जिसमें बीसल देव रासो में ये करीब 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और बीसल देव एक तरह से श्रृंगारित महाकाव्य है ये। और बीसल देव रासो जिसको नरपत नाल ने लिखा था। और इसी प्रकार से जगनिक का परमाल रासो है, जो अपने एक तरह से वीर काव्य है परमाल रासो, जगनिक परमाल रासो। और चंदवरदाई का पृथ्वी रासो तो रासो काव्य परंपरा में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता ही है। इसी प्रकार से जयमेघ जसचंद्रिका या जयचंद्र प्रकाश, जिसको केदार भट्ट ने लिखा था, और जयमेघ जसचंद्रिका मधुकर भट्ट ने लिखा था।
और फिर शारंगधर का महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमीर रासो, रासो काव्य परंपरा का ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अपने समय का। विजयपाल रासो जिसकी रचना नल्ल सिंह ने की थी, विजयपाल रासो की, और यह 42 छंदों में लिखा गया वीर वीर काव्य है। और इसमें वीर गीत, ज्यादातर इसमें आपको वीर गीत मिलेंगे। इसी प्रकार से श्रीधर का रणमल्ल छंद, जिसे 1454 की रचना मानी जाती है, एक तरह से वीर काव्य है जिसमें कुल 70 छंद हैं और ये डिंगल भाषा में लिखा गया था और इसमें भी वीर गीत ही हैं। तो इस प्रकार से रासो साहित्य काफी समृद्धशाली साहित्य रहा है आदिकालीन काव्य में। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसमें चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, उनको हिंदी का पहला कवि माना है, उनको हिंदी का प्रथम कवि के नाम से विभूषित किया है। और उन्होंने कहा है कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य लिखने का प्रयास किया गया है वो चंद्रवरदाई जी ने किया है। मिश्र बंधुओं ने वहीं पर हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकाव्य माना है वो महाकवि तो चंद्रवरदाई को उन्होंने माना है, लेकिन उनके काव्य का उल्लेख नहीं किया है कि प्रथम काव्य ही पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो को की प्रामाणिकता को लेकर के और उसकी अप्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों के बीच में काफी मतभेद है, जिनमें से आप लोग बच्चों जैसे श्याम श्याम सुंदर दास जी हुए, तो इन्होंने इसको प्रामाणिक माना है। मिश्र बंधुओं ने या मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या, कर्नल टाड इत्यादि विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। और अप्रामाणिक ग्रंथ मानने के पक्ष में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद जी हैं, कविराज हैं, इनके साथ गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी हैं, बुलहर हैं और मुरारीदास हैं। इन लोगों ने इसको अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। इनका कहना है कि पृथ्वीराज रासो एक अप्रामाणिक ग्रंथ है और इसे क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस ग्रंथ की रचना चंद्रवरदाई ने ही की थी। इसमें काफी कुछ प्रस्तुत अंश हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार उनका इसमें विद्वानों में एक मतभेद हो जाता है कि बाबू श्याम सुंदर दास जहाँ इसे प्रमाणिक मानते हैं वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों में वो भी विद्वान हैं जो इसे ना तो पूर्णतया प्रमाणिक मानते हैं ना पूर्णतया अप्रमाणिक मानते हैं। उनका कहना है अर्ध प्रमाणिक के पक्ष में वो है। और अर्ध प्रमाणिक विद्वानों में मुनिजन विजय हैं, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी भी इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जो भाषाविद रहे हैं, या डॉक्टर दशरथ ओझा जी, ये ऐसे विद्वान हैं जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इस तरह से, हेलो बच्चों आवाज जा रही है? हेलो अंकित, आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों में पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य चंद्रवरदाई को लेकर के 3 तरह के हमें मत और दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकतर जो सर्वसम्मत से माना गया है वो ये कि इसके खंड के कुछ समय को लेकर के, यानी कि कुछ अध्यायों को लेकर के, पृथ्वीराज रासो में कुल 69 अध्याय हैं, जिनमें से कुछ खंडों को लेकर के ये मान लिया गया है कि इनमें ये मतलब कुछ अंश तो इसके प्रक्षिप्त हैं, बाकी अधिकांश अंश इसके इसमें उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो अपने समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो ने 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया है। और अगर मुख्य छंदों की बात करें पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की, तो कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। मतलब जो छप्पय छंद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छप्पय छंद को एक तरह से इस पर उनका पूरा अधिकार था और इसके वो मर्मज्ञ माने जाते हैं चंद्रवरदाई जी। तो और इस महाकाव्य में भी छप्पय छंद का बहुतायत प्रयोग मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जो मत है वो अलोकनीय है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। उन्होंने इस महाकाव्य को शुक शकी संवाद में लिखा हुआ माना गया है उन्होंने, लेकिन बूलर
वूलर ने इसे सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृति पृथ्वी राज विजय के आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। वूलर का आरोप यह था कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणिक ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलनन ने पूर्ण किया था। इस ग्रंथ को पूर्ण करने का जो श्रेय है वो जलनहड़ जो चंद्रवरदाई के पुत्र थे उनके द्वारा ये ग्रंथ पूर्ण किया जाता है। और ये अपूर्ण ग्रंथ था जिस बीच में उनका देहावसान हो जाता है चंद्रवरदाई का, और उनके सुपुत्र जलनहड़ जी इसे पूरा करते हैं। तो इस पूरे रासो काव्य परंपरा का जो एक स्पष्ट स्वरूप हमारे सामने आ पाता है उसमें बहुत बड़ा योगदान चंद्रवरदाई के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का है। और पृथ्वीराज रासो इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस समय का जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियां थी वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैं। और इसके विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन मिलता है वो नरपत नाल के कृति बीसल देव रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो के बाद यदि किसी ग्रंथ की बात रासो काव्य में सर्वप्रथम होती है तो वो बीसल देव रासो है। इसमें 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किया गया था। इस ग्रंथ को ये श्रेय जाता है कि 12 मासा का वर्णन इसमें किया गया था। इसी प्रकार से कैमास बध है, पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है कैमास बध। और आचार्य राम शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। परमा रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है, जिसमें आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो जज थे चार्ल्स इलियट उन्होंने प्रकाशित कराया था आलाखंड को। और तब से ये और चर्चा में आया। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के जो बैसवाड़ा या पूर्वांचल या बुंदेलखंड इत्यादि क्षेत्रों में आलाखंड बहुत चर्चित है। आलाउदल का उसमें गायन होता है। तो इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य में हम देखते हैं कि रासो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इन 4 साहित्यों में हमें पर्याप्त साहित्य उपलब्ध होता है। और इस साहित्य का आदिकाल के उत्थान में आदिकाल बहुत बड़ा योगदान है। फिर इसमें विद्यापति और अमीर खुसरो इन 2 रचनाकारों को हम देख सकते हैं आदिकाल के उत्तर का खंड में। और विद्यापति का जो जन्म है 1850 में और मृत्यु इनकी 1450 में होती है। विद्यापति आदिकाल में ही लिख रहे होते हैं। भाषिक दृष्टि से अगर देखें तो उनके ग्रंथों में जैसे शिव सर्वस्व सार जो संस्कृत में लिखा था, जिसको उन्होंने कीर्तलता या कीर्त पताका, आगे चल करके दुर्गा भक्त तरणंगिनी, इस तरह से उनकी कुछ रचनाएं प्रकाश में आती हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो विद्यापति और अमीर खुसरो 2 एक तरह से आदिकाल के बिल्कुल उत्तर कालखंड में जिनकी रचनाएं अवलोकन में आती हैं और उसके बाद फिर भक्ति काल का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आदिकालीन जो साहित्य है जिसकी शुरुआत संवत 1050 से लेकर 1375 तक होती है, उसके अंतर्गत आपने देखा कि 4 प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके एक विपुल साहित्य हमारे सामने आता है। हमें इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आदिकालीन साहित्य में इन 4 प्रवृत्तियों में क्या क्या साहित्य हमें प्राप्त होता है, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, और साथ ही आदिकाल के समय सीमा और नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच में क्या मत मतांतर है, उनका अवलोकन करना है, उन्हीं का अध्ययन करना है। और इसके बाद एकदम आदिकाल के समापन के समय 2 प्रमुख रचनाकार हमारे सामने आते हैं, जिनमें अमीर खुसरो और विद्यापति प्रमुख हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति के विषय में हम लोग अगले व्याख्यान में, जो व्याख्यान कल होगा ठीक 12 बजे, उसमें विद्यापति और अमीर खुसरो पर बातचीत करते हुए फिर हम लोग भक्ति काल की पूर्व पीठिका का अवलोकन करेंगे और उसके बाद भक्ति काल पर अपना व्याख्यान देंगे।
तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ठीक 12 बजे कल फिर हम लोग इसी लिंक पर जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों? और आप लोगों को कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप उसके विषय में भी क्वेश्चन आप हमें इस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, तो उस पर जवाब वहाँ भी हम बोल के आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ ठीक है। तो आप लोग एक बार खुद भी आपके यहाँ जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक बार रीडिंग करते हुए चलेंगे, और फिर यहाँ पर आप सुनेंगे तो उससे ये रहेगा कि थोड़ा सा आपको बिना ज़्यादा समय दिए वो याद होता चलेगा। ठीक? तो परीक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी है कि जो पाठ्य पुस्तक आपके लिए है, जिनके पास पाठ्य पुस्तक ना मिली हो तो इग्नू का जो ई कंटेंट है उस पर सारी सामग्री उपलब्ध है। आप ई कंटेंट डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप उसको पढ़ते चलिए। आद्योपांत उसका अध्ययन करना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है? तो अपना BSDC 131 का जो हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके लिए है उसका अवलोकन करके उसके बाद क्लास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है? तो कल हम लोग फिर ठीक 12 बजे यहाँ पे आप लोग आइएगा, फिर क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके ठीक है।